तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलंबियन 2 नाम की इस मूवी के बारे में। ये जो मूवी है हमें 2011 में देखने को मिला था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसकी अपकमिंग पार्ट के बारे में अपडेट, फैक्ट, डिटेल इन्फॉर्मेशन पूरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। कास्टिंग, कैरेक्टर, रिलीजिंग डेट के बारे में पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब इसके बारे में और जानकारी आगे मैं आपको देता हूँ। कोलंबियाना फ्रेंच अंग्रेजी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे ल्यूक बेसन ने सहलिखा और निर्मित किया है और ओलिवियर मेगाटन ने निर्देशित किया है। फिल्म में जो सल्दाना, डो ने माइकल वर्टन, क्लिफ कर्टिस, लेनी जेम्स, कैलम ब्लू और जोडी मोला की सहायक भूमिकाओं के साथ अभिनय किया है। यह फिल्म कोलंबिया की 9 वर्षीय लड़की कैटालिया के बारे में है जिसका परिवार एक ड्रग लॉर्ड द्वारा मारा जाता है। 15 साल बाद एक बड़ी कैटालिया अपना बदला लेना चाहती है।
फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिली, लेकिन सल्दाना के अभिनय और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई। इसने $40 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले 63.4 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक 1992 में कोलंबिया के बोगोटा में ड्रग बैरन डॉन लुइस सैंडोवाल अपने प्रवर्तक मार्को और हथियारबंद लोगों के एक गिरोह को अपने गिरोह के सदस्य फेबियो रेस्ट्रेपो और उसके परिवार को मारने के लिए भेजता है, क्योंकि फेबियो ने अपने विपुल ड्रग अपराध गतिविधि को पीछे छोड़ने की कोशिश करके उसे चुनौती दी है। फेबियो अपनी 9 वर्षीय बेटी कैटालिया को डॉन लुइस के व्यवसाय की जानकारी से भरा एक स्मार्ट मीडिया कंप्यूटर मेमोरी कार्ड देता है और उसे बताता है कि यह उसका पासपोर्ट है। वह उसे शिकागो, इलिनोइस में अपने चाचा एमिलियो का पता भी देता है, जो उसकी देखभाल करेगा। अंत में वह उसे उसकी मां के कैटालिया आर्किर हार के साथ छोड़ देता है। फेबियो और उसकी पत्नी एलिसिया की गोली मारकर हत्या करने के बाद कैटालिया भाग जाती है और अमेरिकी दूतावास में शरण मांगती है। दूतावास के कर्मचारियों को मेमोरी कार्ड सौंपने के बाद उसे संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी उसे पालक देखभाल प्रणाली में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं, कैटालिया शिकागो में अपने चाचा को ढूंढती है और उसे एक हत्यारे के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहती है। 15 साल बाद 2007 में एक बड़ी कैटालिया एक कुशल हत्यारा बन गई है। एमिलियो उसके दलाल के रूप में काम करता है, उसे अनुबंध प्रदान करता है। वह प्रत्येक हत्या के साथ अपना हस्ताक्षर कैटलिया फूल छोड़ती है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह डॉन लुइस का ध्यान आकर्षित करेगी ताकि वह अपना बदला ले सके। जब एमिलियो को कैटालिया के इरादों के बारे में पता चलता है और वह डॉन से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है, तो वह अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालने से बचने के लिए उससे रुकने की विनती करता है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि उसे अपने परिवार के लिए जोखिम की परवाह नहीं है। जब वह अपने अमेरिकी प्रेमी डैनी डेलाने के साथ रात बिता रही होती है, तो वह उसकी सोते हुए एक तस्वीर लेता है और फिर उसे एक दोस्त को दिखाता है, जो फिर कैटालिया की पृष्ठभूमि की जांच करने का फैसला करता है, जो एफबीआई को सतर्क करता है। इस बीच एफबीआई एजेंट जेम्स रॉस 20 से ज्यादा अनसुलझी हत्याओं के पीछे के हत्यारे की पहचान करने के लिए काम कर रहा है, जिनमें से सभी में कैटलिया ऑर्किड बचे हैं। वह बैकग्राउंड चेक से कैटलिया की तस्वीर पर एक पिन प्राप्त करता है और उसकी गिरफ्तारी का आदेश देता है, लेकिन कैटलिया भाग जाती है और एमिलियो से संपर्क करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने वास्तव में एमिलियो और उसके पूरे परिवार की क्रूर हत्या की है। वह रॉस से उसके घर पर मिलती है और उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देती है, जिससे उसे सीआईए एजेंट स्टीव रिचर्ड से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके बारे में उसे पता है कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग के बदले में डॉन लुइस को कानून से बचा रहा है। जब वह रिचर्ड के परिवार को मारने की धमकी देती है, तो रिचर्ड उसे डॉन का स्थान बताता है। डॉन लुइस को पता चलता है कि कैटालिया अभी भी जीवित है और वह उसे मारने के लिए अपने आदमियों को संगठित करता है, लेकिन वह पहले उन पर घात लगाती है और मार्को सहित पूरे गिरोह को खत्म कर देती है। डॉन लुइस भाग जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। कैटालिया ने अपने विशेष रूप से प्रशिक्षित हमलावर कुत्तों को अपने भागने के वाहन में बिठाया और उन्हें डॉन को जिंदा खाने का आदेश दिया। डैनी से रॉस पूछताछ करता है, कैटालिया उसे पेफोन से कॉल करता है। रॉस द्वारा डैनी का फ़ोन छीन लेने से पहले वे थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन कैटालिया फ़ोन काट देता है और बस से शहर से बाहर चला जाता है। विवाद पोर कोलंबिया नामक एक गैरलाभकारी समूह ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि इसने कोलंबिया को नकारात्मक तरीके से स्टीरियोटाइप किया है। 14 पोर कोलंबिया के अध्यक्ष कार्लोस मैकियास ने दावा किया कि यह फिल्म हॉलीवुड में रचनात्मकता की कुल कमी का सबूत है। 15 एक साक्षात्कार में स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सल्दाना ने कहा, उन पर शर्म आती है। मुझे नहीं पता, काश मैं जानता कि बेवकूफ़ और नासमझ टिप्पणियों को कैसे संबोधित किया जाए, लेकिन मुझे नहीं पता। एक बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं हूँ। 14 अगले वर्ष सेंसेस ऑफ सिनेमा में प्रकाशित एक निबंध में डेविड मार्टिन जोन्स ने दक्षिण अमेरिकी चरित्र के एक अलग पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि फिल्म ने आव्रजन और अंतर्राष्ट्रीय धन असमानता के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया।
7. उन्होंने नोट किया कि वैश्विक दक्षिण का एक चरित्र वैश्विक उत्तर में धनी और भ्रष्ट लोगों पर कहर बरपाता है, एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है जो आमतौर पर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में देखा जाता है। 7. बॉक्स ऑफिस। कोलंबियाना ने घरेलू स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $36.7 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में $26.8 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $63.5 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $40 मिलियन था। 16. यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 में अपने लगातार 3 हफ्तों में से पहले सप्ताह में नंबर 2 पर खुला। 17. परिणाम। 2015 के सिने यूरोप में जब प्रोडक्शन हाउस यूरोपाकॉर्प ने आगामी फिल्मों की घोषणा की, तो उसने उल्लेख किया कि कोलंबियाना 2 विकास में था, जबकि सल्दाना ने 2017 में एक साक्षात्कारकर्ता को जवाब दिया कि वह कैटालिया के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। 18. 2024 तक ऐसा कोई सीक्वल मौजूद नहीं है। यह भी देखें। लोकप्रिय संस्कृति में कोलंबिया। ओलिवियर मेगाटन, जन्म ओलिवियर फोंटाना, 6 अगस्त 1965, एक फ्रांसीसी निर्देशक, लेखक और संपादक है, जिन्होंने द रेड सायरन, ट्रांसपोर्टर 3, कोलंबियन, टेकन 2 और टेकन 3 फिल्मों का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। फोंटाना का जन्म पेरिस में हुआ था, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 20 साल बाद, और उन्होंने अपना कलात्मक नाम मेगाटन इसी से प्रभावित होकर चुना था। वे पेरिस के एक बेनली में पलेब्रे और मनोविज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद एक ग्राफिक कलाकार के रूप में सक्रिय थे और भित्तिचित्र कला में भी माहिर थे। संगीत वीडियो निर्देशक जीन बैप्टिस्ट मोंडिनो से मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4 फोंटाना ने आखिरकार फीचर फिल्मों का निर्देशन करने से पहले शॉर्ट्स और वीडियो क्लिप बनाना शुरू किया। 5. वह इतालवी मूल के हैं। 6. आजीविका। फोंटाना ने एग्जिट, द रेड सायरन, ट्रांसपोर्टर 3, टेकन 2 और टेकन 3 का निर्देशन किया है। 7. उन्हें मैथिल्डा, लियोन की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने राय व्यक्त की कि फिल्म बनने की संभावना नहीं है। 8. उन्होंने हिटमैन फिल्म के लिए सेकंड यूनिट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। फिल्म निर्देशन में उनकी ट्रेडमार्क तकनीक में जानबूझकर कैमरा वर्क और संपादन को भ्रमित करना शामिल है। 9. फिल्म निर्माण के अलावा फोंटाना एक प्रकाशित लेखक भी है। उनके उपन्यास, जिसका शीर्षक ले फैक्ट्यूर ह्यूमन, द ह्यूमन फैक्टर है, 1998 में जारी किया गया था। 5. 2021 में फोंटाना ने मॉन्स्टर्स इनसाइड, द 24 फेसेस ऑफ बिली मिलिगन नामक एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के लिए फिल्म निर्माण में वापसी की। डॉक्यूमेंट्री को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में इसके कलंक के लिए रिलीज के तुरंत बाद आलोचना मिली। फिल्मोग्राफी। विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र। निदेशक, एग्जिट 2000, द रेड सायरन 2002, लेखक भी, ट्रांसपोर्टर 3 2008, कोलंबियाना 2011, टेकन 2 2012, टेकन 3 2014, अमेरिकी अपराध के अंतिम दिन 2020, द्वितीय इकाई निदेशक, हिटमैन 2007, ट्रांसपोर्टर 3 2008, लघु फिल्में। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, नोट्स। 1996 कठोर, व्यावहारिक हाँ नहीं। 1997 बहुत उदास हाँ नहीं। 1998 कोई सुखद अंत नहीं हाँ हाँ। मैं समझदार नहीं हूँ हाँ हाँ, संपादक भी। 2002 कोशस्थ कीट हाँ हाँ, लघु वृत्तचित्र। 2007 एंजी हाँ हाँ, टेलीविजन। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक। 1997 एक नृत्य, एक गीत हाँ नहीं। 1999 वस्तुओं की कहानियाँ हाँ नहीं। कक्ष संख्या 13 हाँ नहीं। 2001 लेस रेडाउटेबल्स हाँ नहीं। 2006 सेबल नोयर हाँ हाँ। 2021 राक्षस अंदर, बिली मिलिगन के 24 चेहरे हाँ नहीं। ल्यूक पॉल मॉरिस बेसन, फ्रेंच, LYKBS, जन्म 18 मार्च 1959, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है।
उन्होंने सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया। सिनेमा डू लुक फिल्म आंदोलन से जुड़े उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अपनी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फ्रेंच निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लूसी 2014 और स्पेस ओपेरा फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट 2017 लिखी और निर्देशित की। 1980 में अपने करियर की शुरुआत के करीब उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लेस फिल्म्स डू लूप की स्थापना की, जिसका नाम बाद में लेस फिल्म्स डू डाफिन रखा गया। 2000 में इसे तब हटा दिया गया जब उन्होंने लंबे समय के सहयोगी पिरेंज लेपोगम एफआर के साथ यूरोपाकॉर्प की सहस्थापना की। लेखक, निर्देशक या निर्माता के रूप में बेसन 50 से अधिक फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। बेसन का जन्म पेरिस में हुआ था। उनके माता पिता दोनों क्लब मेड स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे। इससे प्रभावित होकर उन्होंने एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय अपने माता पिता के साथ इटली, यूगोस्लाविया और ग्रीस के पर्यटक रिसोर्ट्स की यात्रा में बिताया। जब वह 10 वर्ष के थे तब परिवार फ्रांस लौट आया। उनके माता पिता का तलाक हो गया और दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इसके बारे में उन्होंने कहा। इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में उन्होंने कहा, यहाँ 2 परिवार है और मैं किसी ऐसी चीज का एकमात्र बुरा स्मारिका हूँ जो काम नहीं करती। और अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। अस्तित्व का जुनून यहीं से आता है। मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। 17 साल की उम्र में बेसन के साथ एक डाइविंग दुर्घटना हुई जिसके कारण वह गोता लगाने में असमर्थ हो गए। 4 द गार्जियन के साथ 2000 के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इसने उनके करियर के चुनाव को कैसे प्रभावित किया। मैं 17 साल का था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और बाईं ओर मैंने वह सब कुछ लिखा जो मैं कर सकता था या जिसके लिए मेरे पास कौशल था, और वह सब कुछ जो मैं नहीं कर सकता था। पहली पंक्ति छोटी थी और मैं देख सकता था कि मुझे लिखना पसंद है, मुझे चित्र पसंद है, मैं बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिल्में अच्छी होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में जानने के लिए मुझे सेट पर जाना चाहिए। और मेरा एक दोस्त एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसका भाई एक लघु फिल्म में तीसरा सहायक था। यह सच है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो सेट पर चलते हैं। इसलिए मैं सेट पर गया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलने गया और उनसे कहा कि मैं फिल्में बनाने जा रहा हूँ और स्कूल जाना बंद कर रहा हूँ और अलविदा। और मैंने ऐसा किया। इसके तुरंत बाद मैंने एक लघु फिल्म बनाई और यह बहुत बहुत खराब थी। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक लघु फिल्म बनाई। वास्तव में यही मेरी मुख्य चिंता थी, यह दिखाने में सक्षम होना कि मैं एक लघु फिल्म बना सकता हूँ। 5. आजीविका। बेसन ने कथित तौर पर अपनी किशोरावस्था में ही ले ग्रैंड ब्लू, द बिग ब्लू के पहले ड्राफ्ट पर काम किया था। बोरियत से बाहर निकलकर उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बाद में उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक द फिफ्थ एलिमेंट 1997 की पृष्ठभूमि भी शामिल थी। 6 जो कि किशोरावस्था में पढ़ी गई फ्रेंच कॉमिक पुस्तकों से प्रेरित थी। उन्होंने अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ इस विज्ञान कथा थ्रिलर की पटकथा का निर्देशन और सहलेखन किया। 7. 18 साल की उम्र में बेसन अपने जन्मस्थान पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग के बारे में जानने के लिए अजीबोगरीब काम किए। उन्होंने क्लाउड फराल्डो और पैट्रिक ग्रैंडपेरेट सहित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 3 लघु फिल्में, एक कमीशन वृत्तचित्र और कई विज्ञापनों का निर्देशन किया। 8 फिर वे 3 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, लेकिन पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने पहले इसका नाम लेस फिल्म्स डू लोप रखा,
फिर इसे बदलकर लेस फिल्म्स डू डाफिन कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में बेसन ने एरिक सेरा से मुलाकात की और उन्हें अपनी पहली लघु फिल्म 11 डर्नियर के लिए संगीत तैयार करने के लिए कहा। बाद में उन्होंने सेरा से अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार करवाया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बेसन ने कई एक्शन फिल्में लिखी और निर्मित की है, जिनमें टैक्सी सीरीज 1998 से 2007, ट्रांसपोर्टर सीरीज 2002 से 2008, रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ एक और सहयोग और जेट ली की फिल्में किस ऑफ द ड्रैगन और अनलीशेड शामिल है। उनकी अंग्रेजी भाषा की फिल्में टेकन, टेकन 2 और टेकन 3, जो सभी कामेन के साथ सहलिखित और लियाम नीसन द्वारा अभिनीत है, बड़ी सफल रही है, जिसमें टेकन 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली निर्यात फ्रांसीसी फिल्म बन गई। 9. बेसन ने पेरिस 2000 के कान फिल्म महोत्सव में बेसन ने अपनी फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए लुमियरेस पुरस्कार 11 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सीजर पुरस्कार जीता। 12. उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994, 13 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सीजर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 14. फ्रांसीसी अभिनेता जीन रेनो बेसन की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें ले डर्नियर कॉम्बैट 1983, 15 सबवे 1985, 16, 17 द बिग ब्लू 1988, 18 ला फेम निकिता 1990 और लियोन द प्रोफेशनल 1994 शामिल है। 17. 2024 की गर्मियों में बेसन ने ड्रैकुला ए लव टेल का निर्देशन किया, जो ड्रैकुला का एक रूपांतरण है जिसमें कैलेब लैंड्री जोन्स ने अभिनय किया है और इसमें क्रिस्टोफ वाल्ज भी है। 19. सिनेमा डू लुक। राफेल बासन और गाय ऑस्टिन जैसे आलोचकों ने बेसन को सिनेमा डू लुक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया है, एक विशिष्ट, अत्यधिक दृश्य शैली जो 1980 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत में निर्मित हुई थी। सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 सभी को इस शैलीगत स्कूल का माना जाता है। यह शब्द आलोचक राफेल बासन द्वारा 1989 में ला रिव्यू डू सिनेमा नंबर 449 में लिखे एक निबंध में गढ़ा गया था। 20 प्रायोगिक सिनेमा के पक्षधर और न्यू वेव नॉवेले वेग निर्देशकों के मित्र, बासन ने बेसन को जीन जैक्स बेनेक्स और लियोस कैरैक्स के साथ 3 निर्देशकों के रूप में समूहीकृत किया, जिन्होंने ले लुक की शैली साझा की। बेसन और इस तरह वर्गीकृत किए गए ज्यादातर फिल्म निर्माता इस लेबल से असहज थे। उन्होंने उनके काम की तुलना फ्रांस की नई लहर से की। 1985 में न्यूयॉर्क टाइम्स में दिए गए एक साक्षात्कार में बेसन ने कहा, जीन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांसवा ट्रूफो मौजूदा सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और सिनेमा को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह उस समय का सबसे आधुनिक माध्यम था। आज क्रांति पूरी तरह से उद्योग के भीतर हो रही है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो फिल्मों को बेहतर, ज्यादा विश्वसनीय और देखने में मजेदार बनाकर उनका रूप बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करना लगातार कठिन होता जा रहा है, इसलिए हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच विकसित कर लिया है और काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है कि हमारा जोश ही फिल्म निर्माण प्रतिष्ठान के स्तंभों को हिलाकर रख देगा। 22. बेसन ने आंग सान सूकी की बायोपिक द लेडी 2011 मूल शीर्षक डांस ला लुमियर का निर्देशन किया। उन्होंने लॉकआउट 2012 पर भी काम किया। 23. काम। बेसन की कई फिल्मों ने हमेशा आलोचनात्मक सफलता नहीं तो लोकप्रिय सफलता हासिल की है। ले ग्रैंड ब्लू, द बिग ब्लू के लिए समीक्षाएं मिश्रित थी। लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा कि फिल्म बहुत लंबी और शुरू में अजीब थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक दूरदर्शी का काम है। 24. इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने 2007 में बेसन की प्रोफाइल में लिखा, जब 1988 के कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर हुआ तो इसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन कोई बात नहीं, यह एक धमाकेदार फिल्म थी। युवा लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसे बार बार देखने के लिए वापस आते रहे। फिल्म ने 10 मिलियन टिकट बेचे और जल्दी ही वह बन गई जिसे फ्रांसीसी लोग फिल्म जनरेशनल कहते हैं, जो संस्कृति में एक निर्णायक क्षण था। 3.
बेसन ने बेहद सफल आर्थर सीरीज बनाई, जिसमें आर्थर एंड द मिनिमॉयज, आर्थर एंड द फॉरबिडन सिटी, आर्थर एंड द वेंजेंस ऑफ माल्टाजार्ड और आर्थर एंड द वार ऑफ द टू वर्ल्ड्स शामिल है। 25 उन्होंने आर्थर एंड द इनविजिबल्स का निर्देशन किया, जो संग्रह की पहली 2 पुस्तकों का रूपांतरण है, जिसमें मैडोना और रॉबर्ट डेनिरो ने अभिनय किया है। 26 लाइव एक्शन और एनिमेशन वाली यह फिल्म यूके और यूएस के साथ साथ फ्रांस में भी रिलीज हुई थी। 26, 27, 25 आलोचनात्मक मूल्यांकन। बेसन को फ्रांसीसी फिल्म निर्माताओं में सबसे हॉलीवुड के रूप में वर्णित किया गया है। 28 स्कॉट टोबियास ने लिखा कि उनकी चिकनी, वाणिज्यिक एक्शन फिल्में इतनी अदलाबदली करने वाली थी ड्रग्स, स्लीज, चकलिंग सुपरविलेन और हांगकांग शैली के प्रभाव की प्रत्येक नई परियोजना संभवतः शीर्षक पृष्ठ पर व्हाइट आउट के साथ शुरू होती है। 29 अमेरिकी फिल्म समीक्षक आर्मंड व्हाइट ने बेसन की प्रशंसा की है, जिन्हें वे सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं, जिन्होंने एक्शन फिल्म को परिष्कृत और क्रांतिकारी बनाया है। उन्होंने लिखा कि बेसन अपने पात्रों के संघर्ष को मानव पतन के प्रति एक ईमानदार प्रतिरोध के रूप में नाटकीय रूप देते हैं। 30 2012 में फिल्म समीक्षक एरिक कोहन ने इंडीवायर में लिखा, ल्यूक बेसन की फिल्मोग्राफी वर्षों से धब्बेदार रही है, जिसमें सनसनीखेज पॉप कला और चमकदार बेकार चीजों की समान मात्रा है, एक प्रवृत्ति जो उनके निर्देशन क्रेडिट से परे फैली हुई है। 31 व्यक्तिगत जीवन। बेसन की 4 बार शादी हो चुकी है, पहली बार 1986 में अभिनेत्री एनी पेरिलॉड से। उनकी एक बेटी जूलियट थी, जिसका जन्म 1987 में हुआ। पेरिलॉड ने बेसन की ला फेम निकिता 1990 में अभिनय किया। 1991 में उनका तलाक हो गया। 32 बेसन की दूसरी पत्नी अभिनेत्री और निर्देशक मेवेन लेबेस्को थी, जिनसे उन्होंने 32 साल की उम्र में डेटिंग शुरू की थी और वह 15 साल की थी। 33 उन्होंने 1992 के अंत में शादी की, जब 16 वर्षीय लेबेस्को उनकी बेटी शन्ना के साथ गर्भवती थी, जिसका जन्म 3 जनवरी 1993 को हुआ था। 34 बहिष्कृत स्रोत। लेबेस्को ने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते ने बेसन की फिल्म लियोन 1994 को प्रेरित किया, जहां कथानक में एक वयस्क पुरुष और 12 वर्षीय लड़की, तत्कालीन 12 वर्षीय नताली पोर्टमैन द्वारा अभिनीत, के बीच भावनात्मक संबंध शामिल थे। 33 उनकी शादी 1997 में समाप्त हो गई, जब बेसन द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के निर्माण के दौरान अभिनेत्री मिला जोवोविच तब 19 के साथ शामिल हो गए। 35, 36, 37 हमने ऑडिशन के दौरान ही अपने बीच विशेष केमिस्ट्री को महसूस कर लिया था और फिल्म की शूटिंग के दौरान यह और भी बढ़ गई, जोवोविच ने कहा। 37 उन्होंने 14 दिसंबर 1997 को जोवोविच से शादी की, जब वह 38 वर्ष के थे और वह 21 वर्ष की थी। 1999 में उनका तलाक हो गया। 38, 37 28 अगस्त 2004 को 45 वर्ष की आयु में बेसन ने 32 वर्षीय फिल्म निर्माता वर्जिनी सिल्ला से विवाह किया। उनके 3 बच्चे हैं, 39 जिनमें अभिनेत्री थालिया बेसन भी शामिल है। 40 बलात्कार का आरोप। 2018 में डच बेल्जियम की अभिनेत्री सैंड वान रॉय, जो वेलेरियन और सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लैनेट में दिखाई दी, ने बेसन पर बलात्कार का आरोप लगाया। 41, 42, 43 निर्देशक के वकील थियरी मेरेम्बर्ट ने कहा कि बेसन इन काल्पनिक आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह जानते हैं, जिसके साथ उन्होंने कभी अनुचित व्यवहार नहीं किया है। 44, 45 फरवरी 2019 में फ्रांसीसी अभियोजकों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला वापस ले लिया। 46, 42 दिसंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने दूसरी जांच के बाद बेसन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। 47 पेरिस में सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि जांच स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बलात्कार के आपराधिक तथ्य नहीं किए गए थे, नागरिक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हुई है और बाधा, धमकी, हिंसा का अस्तित्व नहीं है। 48 अप्रैल 2022 में वैन रॉय ने मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 49 जून 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च न्यायिक अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन के एक फैसले के बाद
बेसन को सभी आरोपों से निश्चित रूप से मुक्त कर दिया गया था। यह फैसला वैन रॉय को फ्रांस या यूरोप में कहीं और उसी आरोप में मुकदमा चलाने से रोकता है। 50 कई अन्य महिलाओं, जिनमें एक पूर्व सहायक, सीटे डू सिनेमा स्टूडियो की 2 छात्राएं और बेसन के यूरोपाकॉर्प की एक पूर्व कर्मचारी शामिल है, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की इच्छा जताई, ने निर्देशक द्वारा अनुचित यौन व्यवहार का वर्णन किया। 51 अपनी कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य न होने के कारण उन्होंने आरोप नहीं लगाए और मानहानि के प्रतिवाद से बच गई। उनकी कहानियों का उपयोग जांच न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया। रॉबर्ट मार्क कामेन, जन्म 9 अक्टूबर 1947, एक अमेरिकी पटकथा लेखक है, जिन्हें द कराटे किड फ्रैंचाइज के निर्माता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ फ्रेंच फिल्म निर्माता ल्यूक बेसन के साथ उनके बाद के सहयोगों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें द फिफ्थ एलिमेंट, मूल रूप से बेसन द्वारा तैयार, और ट्रांसपोर्टर और टेकन फ्रैंचाइज की पटकथा शामिल है। अब वह कैलिफोर्निया के सोनोमा के पास अपने अंगूर के बागों से शराब बनाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कामेन का जन्म 1947 में हुआ था। वे न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में पले बढ़े। उन्होंने 1969 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अमेरिकी अध्ययन में पीएचडी प्राप्त की। 3 आजीविका। कामेन फ्रांसीसी लेखक और निर्देशक ल्यूक बेसन के लगातार सहयोगी है, जिन्होंने द फिफ्थ एलिमेंट, द ट्रांसपोर्टर और टेकन सीरीज का सहनिर्माण किया था। दोनों ने पहली बार नताली पोर्टमैन और जीन रेनो थ्रिलर द प्रोफेशनल पर एक साथ काम किया था। द फिफ्थ एलिमेंट की सफलता के बाद बेसन ने कामेन को यूरोप में एक मिनी स्टूडियो बनाने के अपने लक्ष्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ऐसी फिल्में जो यात्रा करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, आप जानते हैं, एक्शन फिल्में। 4 कराटे खिलाड़ी। कराटे किड कामेन के जीवन पर आधारित एक अर्धात्मकथात्मक कहानी है। जब कामेन 17 साल के थे, तो 1964 के न्यूयॉर्क विश्व मेले के बाद गुंडों के एक गिरोह ने उनकी पिटाई कर दी थी। इस प्रकार उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 5 कामेन अपने पहले शिक्षक से नाखुश थे, जिन्होंने हिंसा और बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट को एक उपकरण के रूप में सिखाया था। 5 वह एक शिक्षक के तहत ओकिनावान गोजुर्यू कराटे का अध्ययन करने चले गए, जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे लेकिन खुद चोजुन मियागी के छात्र थे। 5 हॉलीवुड के पटकथा लेखक के रूप में कामेन को फ्रैंक प्राइस ने सलाह दी थी, जिन्होंने उन्हें बताया कि निर्माता जेरी वेनेट्रॉब ने एक एकल माँ के छोटे बच्चे के बारे में एक समाचार लेख का विकल्प चुना था, जिसने पड़ोस के गुंडों से खुद का बचाव करने के लिए ब्लैक बेल्ट अर्जित किया था। फिर कामेन ने अपने जीवन की कहानी को समाचार लेख के साथ जोड़ा और दोनों का उपयोग द कराटे किड की पटकथा बनाने के लिए किया। 5 डीसी कॉमिक्स में कराटे किड नाम का एक पात्र था। फिल्म निर्माताओं को पहली फिल्म और बाद की अगली कड़ी के लिए शीर्षक का उपयोग करने के लिए 1984 में डीसी कॉमिक्स से विशेष अनुमति मिली। 6 अंगूर के बागों। 1980 में अपनी पहली पटकथा, जो कभी निर्मित नहीं हुई, के लिए $1,35,000 का भुगतान किए जाने के बाद कामेन ने चेक का उपयोग कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में सोनोमा के उत्तर में मायाकामास पहाड़ों की पश्चिमी ढलानों पर 280 एकड़ चट्टानी भूमि खरीदने के लिए किया। उन्होंने 1981 में 46 एकड़ जमीन को अंगूर के बाग में बदलने के लिए वाइनग्रोवर फिल कॉटुरी को काम पर रखा। 1984 में पहले अंगूर स्थानीय वाइनमेकर्स को बेचे गए। 1996 में आग लगने से आधा अंगूर का बाग नष्ट हो गया। कामेन ने अंगूर के बाग को फिर से लगाया और 1999 में उन्होंने अपनी पहली कामेन ब्रांडेड वाइन, कैबरनेट सॉविनन को बोतलबंद किया। 2002 में कामेन ने अपनी वाइन तैयार करने के लिए मार्क हेरोल्ड को काम पर रखा। 7 फिल्मोग्राफी। लेखक थेप्स 1981, स्प्लिट इमेज 1982, द कराटे किड 1984, द कराटे किड पार्ट 2 1986, द कराटे किड पार्ट 3 1989, ग्लेडिएटर 1992, द पावर ऑफ वन 1992, लेथल वेपन 3 1992, बादलों में सैर 1995,
द फिफ्थ एलिमेंट 1997, किस ऑफ द ड्रैगन 2001, द ट्रांसपोर्टर 2002, ट्रांसपोर्टर 2 2005, बैंडिडास 2006, टेकन 2008, ट्रांसपोर्टर 3 2008, द कराटे किड 2010, केवल कहानी, कोलंबियाना 2011, टेकन 2 2012, टेकन 3 2014, द वॉरियर्स गेट 2016, एंजल हैज फॉलन 2019, बिना श्रेय के पुनर्लेखन, द पनिशर 1989, निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया, अंडर सीज 8 1992, द फ्यूजिटिव 1993, द डेविल्स ओन 9-10 1997, द डेविल्स एडवोकेट 8 1997, विशेष धन्यवाद, लेफ्ट लगेज 1998, लुसी 2014, कलात्मक सलाहकार, अनलीश्ड 2005, क्रिएटिव कंसल्टेंट भी, ब्रिक मैंशंस 2014, एरियल जिटॉन, जन्म 26 सितंबर 1949, एक फ्रांसीसी निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। जीतून ने 1979 में एलेकोल एस्टफिनी एफआर के साथ एक निर्माता के रूप में शुरुआत की। बाद में उन्होंने स्मारिकाए के लिए पटकथा लिखी और निर्देशन किया। 2013 में जीतून ने ऐतिहासिक नाटक एंजेलिक का निर्देशन किया, जो एनी गोलन की पुस्तक एंजेलिक द मार्क्विस ऑफ द एंजेल्स पर आधारित था, जिसने उन्हें आलोचकों और जनता द्वारा समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। 1. फिल्मोग्राफी 1984, स्मृति चिन्ह 1987, सेक्सो एफआर 1988, एलेनफिस डे लार्ट, निर्माता 1990, बेबी ब्लड, निर्माता 1993, ले नोम्ब्रिल डू मोंडे एफआर 1997, उन्हें फेमे ट्रेस अमोर्यूज एफआर 1997, XXL 1998, बिम्बोलैंड 2001, यामाकासी 2007, ले डेर्नियर गैंग एफआर 2013, एंजेलिका 2018, कुर्स्का, निर्माता, फ्रेंचाइज भूमिकाओं के साथ सफलता, सल्दाना 2010 में 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह में, सल्दाना 2009 में 2 भूमिकाओं में दिखाई दी, जिससे उनकी प्रोफाइल काफी बढ़ गई। 19, उन्होंने स्टार ट्रेक में न्योता उहुरा का किरदार निभाया। 32, फिल्म के निर्देशक जे अब्राम्स ने सल्दाना से यह किरदार निभाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें उनका काम पसंद आया। उहुरा की पृष्ठभूमि और किरदार के नाम के निर्माण को समझने के लिए वह निशेल निकोल से मिली। 33, सल्दाना की मां एक स्टार ट्रेक प्रशंसक थीं, जो फिल्मांकन के दौरान भूमिका के बारे में सलाह देते हुए वॉइसमेल छोड़ती थीं। 34, स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें 5 साल पहले द टर्मिनल में निर्देशन करते समय वल्कन सलामी सिखाई थी। 27, स्टार ट्रेक 2009 $385.7 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स पर सफल रही। 35, 2009 में सल्दाना की दूसरी हाई प्रोफाइल फिल्म अवतार थी, जिसमें उन्होंने स्वदेशी शिकारी नेतिरी का किरदार निभाया था। अवतार को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 83% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई। 36, इसने दुनिया भर में $2.7 बिलियन की कमाई की, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 37, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी यह दुनिया भर में $2 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म भी बन गई। 38, फिल्म को 10 सैटर्न पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 36वें सैटर्न पुरस्कार समारोह में इसने सभी 10 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सल्दाना की सैटर्न पुरस्कार जीत एक पूरी तरह से सीजी चरित्र के लिए एक दुर्लभ घटना थी। 39, 2010 में सल्दाना ने द लॉसर्स में आयशा अल-फादिल के रूप में अभिनय किया, जो एक मूल बोलीवियाई महिला थी। भूमिका के लिए उसे दिन में 8 घंटे हथियार ले जाने के लिए वजन बढ़ाना था। 40, 2010 में वह टेकर्स
डेट एट ए फ्यूनरल और बर्निंग पाम्स में दिखाई दी। केल्विन क्लेन की एनवी लाइन के लिए उनका टेलीविजन विज्ञापन 2010 में शुरू हुआ। 2011 में सल्दाना ने रोमांटिक कॉमेडी द हार्ट स्पेशलिस्ट में अभिनय किया और अपराध ड्रामा कोलंबियन में हत्यारे कैटालिया रेस्ट्रेपो को चित्रित किया। हालांकि बाद की फिल्म ने आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा अर्जित की, सल्दाना के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 2012 में वह रोमांटिक ड्रामा द वर्ड्स में दिखाई दी, जिसने बॉक्सऑफिस पर थोड़ी सफलता के साथ आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा अर्जित की। 2013 में सल्दाना ने स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस में उहुरा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो स्टार ट्रेक रिबूट की अगली कड़ी थी। पिछली फिल्म की तरह यह बॉक्सऑफिस पर सफल रही, जिसने अपने उत्तरी अमेरिकी थिएटर रन को बॉक्स ऑफिस पर कुल 228,778,661 के साथ समाप्त किया, जिसने इसे 2013 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। 45 इसने दुनिया भर में 467, 365, 246 कमाए, जिसने इसे 2013 के लिए 14वें स्थान पर रखा और इसे फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। 46 2014 कांस फिल्म फेस्टिवल में सल्दाना। 2014 में सल्दाना ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में गमोरा का किरदार निभाया। 47-48 सल्दाना ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (CGI) या परफॉर्मेंस कैप्चर के बजाय मेकअप के साथ चरित्र को चित्रित किया। 49 यह फिल्म द एवेंजर्स और आयरन मैन 3 के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 50 यह 2014 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ट्रांसफॉर्मर्स, एज ऑफ एक्सटिंक्शन और द हॉबिट, द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज के बाद, और 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपरहीरो फिल्म थी। 50-51 फिल्म ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। सल्दाना को फिल्म में उनके काम के लिए कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें एक्शन मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड, पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में पसंदीदा एक्शन मूवी अभिनेत्री और MTV मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। 52-53 मई 2014 में उन्होंने रोजमेरीज बेबी में अभिनय किया, जो इरा लेविन के डरावने उपन्यास का एक टेलीविजन रूपांतरण था। सल्दाना ने 4 घंटे के 2 भाग वाले शो का सहनिर्माण भी किया। 2014 में सल्दाना को एली पत्रिका द्वारा द वुमेन इन हॉलीवुड अवार्ड्स के दौरान मान्यता दी गई, जिसमें फिल्म में उपलब्धियों के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अभिनय, निर्देशन और निर्माण सहित मोशन पिक्चर उद्योग के सभी पहलू शामिल थे। 55-2016 वर्तमान सल्दाना ने अप्रैल 2016 में रिलीज हुई जैज संगीतकार नीना सिमोन के बारे में एक अनधिकृत जीवनी नीना में अभिनय किया। फिल्म में दिवंगत गायिका की प्रसिद्धि और उनके प्रबंधक क्लिफ्टन हेंडरसन के साथ संबंधों को दर्शाया गया है। सिमोन के परिवार ने उन्हें भूमिका में लेने के फैसले की आलोचना की थी। 56 अगस्त 2020 में सल्दाना ने भूमिका निभाने के लिए माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है। मैं आज बेहतर जानता हूं और मैं ऐसा फिर कभी नहीं करने जा रहा हूं। वह हमारे दिग्गजों में से एक है और किसी और को आगे आना चाहिए। किसी और को उनकी कहानी बतानी चाहिए। 57-2016 में उन्होंने जुलाई में रिलीज हुई साइंस फिक्शन सीक्वल स्टार ट्रेक बियॉन्ड और दिसंबर में रिलीज हुई बेन एफ्लेक की क्राइम ड्रामा लाइव बाय नाइट में सह-अभिनय किया। 58 सल्दाना एमिलिया पेरेज 2024 की अपनी सहकलाकारों के साथ, जिनमें से सभी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सल्दाना ने मई 2017 में रिलीज हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीक्वल, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में गमोरा के रूप में वापसी की। 59 उन्होंने एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर 2018 और इसके सीक्वल एवेंजर्स, एंड गेम्स 2019 में भूमिका को दोहराया, यद्यपि बाद की फिल्म में चरित्र के वैकल्पिक संस्करण के रूप में। वह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, 2023 में इस भूमिका में लौटीं, जो कि MCU में गमोरा के रूप में उनकी आखिरी फिल्म थी। 60 इसके अलावा 2017 में सल्दाना ने आई किल जायंट्स में मिसेज मोले की भूमिका निभाई, जो एंडर्स वाल्टर के जो केली के ग्राफिक उपन्यास आई किल जायंट्स का रूपांतरण है। शूटिंग सितंबर 2016 में आयरलैंड में शुरू हुई।
3 मई 2018 को उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के मोशन पिक्चर सेक्शन में 6920 हॉलीवुड बुलेवार्ड पर एक स्टार मिला। 63 64 65 2021 में सल्दाना ने 2 नेटफ्लिक्स प्रस्तुतियों में अभिनय किया, जो म्यूजिकल विवो में रोजिता के रूप में और माया एंड द थ्री में नाममात्र के किरदार में दिखाई दी। वह डेविड और रसेल की एम्स्टर्डम में एक ऑल स्टार कास्ट में शामिल हुई। 66 सल्दाना ने अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 में नेत्री के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 67 68 69 अपनी भूमिका के हिस्से के रूप में उन्होंने साइमन फ्रैंकलिन द्वारा लिखे गए फिल्म के साउंड ट्रैक पर मूल गीत द सॉन्ग अकॉर्ड के लिए गायन किया। 70 71 उन्होंने 2023 में टेलर शेरिडन द्वारा निर्मित पैरामाउंट प्लस टेलीविजन श्रृंखला स्पेशल ऑप्स लाइनेस में भी अभिनय करना शुरू किया। 72 उन्होंने संगीतमय अपराध फिल्म एमिलिया पेरेज 2024 में एक उच्चस्तरीय जूनियर आपराधिक बचाव वकील रीटा मोरो कास्त्रो की भूमिका निभाई। जो यादिरा सल्दाना पेरेगो बटा एसएलडीएन बटा सोल्डैन 2 स्पेनिश एसओई एसएलडीए नी सल्दाना नाजारियो जन्म 19 जून 1978 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। मुख्य रूप से विज्ञान कथा फिल्म फ्रेंचाइजी में अपने काम के लिए जानी जाने वाली उन्होंने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 4 फिल्मों मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं, अवतार, अवतार, द वे ऑफ वाटर, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में अभिनय किया है। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया है, उन्होंने दुनिया भर में $15 बिलियन से अधिक की कमाई की है और 2024 तक वह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मुख्य अभिनेत्री और कुल मिलाकर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री है। 3-4 टाइम पत्रिका ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 5 एक प्रशिक्षित डांसर सल्दाना ने 1999 में लॉ एंड ऑर्डर के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका के साथ अपने ऑनस्क्रीन अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म भूमिका सेंटर स्टेज 2000 में थी, जिसमें उन्होंने एक बैले डांसर की भूमिका निभाई थी। उन्हें रोड फिल्म क्रॉसरोड्स 2002 में ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ उनके काम के लिए शुरुआती पहचान मिली। 2009 की शुरुआत में सल्दाना ने स्टार ट्रेक फिल्म श्रृंखला में न्योता उहुरा और जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म श्रृंखला में नेत्री के रूप में अपनी भूमिकाओं के साथ करियर में सफलता हासिल की। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 से लेकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023 तक गमोरा का किरदार निभाया। 6 फ्रेंचाइजी के काम के अलावा सल्दाना ने साइंस फिक्शन फिल्म द एडम प्रोजेक्ट और रोमांटिक ड्रामा मिनी सीरीज फ्रॉम स्क्रैच में अभिनय किया है, दोनों ही 2022 में नेटफ्लिक्स के लिए है। 2023 में उन्होंने पैरामाउंट प्लस जासूसी सीरीज स्पेशल ऑप्स लाइनेस में एक CIA अधिकारी की मुख्य भूमिका निभानी शुरू की। 2024 में सल्दाना ने संगीतमय अपराध फिल्म एमिलिया पेरेज में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। प्रारंभिक जीवन जो यादिरा सल्दाना नाजारियो का जन्म 19 जून 1978 को पासेक, न्यू जर्सी में हुआ था। 7 उनके माता-पिता एरिडियो सल्दाना है, जो डोमिनिकन थे। 8 9 और असलिया नाजारियो प्यूर्टो रिकान वंश की है। एक बच्चे के रूप में नाजारियो अपनी मां के साथ डोमिनिकन गणराज्य में रह रही थी, लेकिन राजनीतिक अशांति से बचने के लिए वे न्यूयॉर्क में आ गए। उद्धरण वाचित वायर्ड के साथ एक साक्षात्कार में सल्दाना ने कहा है कि वह डोमिनिकन और प्यूर्टो रिकान है। 10 11 12 वह और उनकी 2 बहनें सिसिली और मारियल अंग्रेजी और स्पेनिश में द्विभाषी हुईं, बाद वाली उनकी घर पर पहली भाषा थी। उनके शुरुआती बचपन का अधिकांश हिस्सा न्यूयॉर्क शहर के जैक्सन हाइट्स, क्वींस में बीता। 13 जब सल्दाना 9 साल की थीं, तब उनके पिता की एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी मां ने तीनों बहनों को उनके दिवंगत पिता के परिवार द्वारा पालन-पोषण के लिए डोमिनिकन गणराज्य भेज दिया। लड़कियों के लिए निजी स्कूल का खर्च उठाने के लिए वह न्यूयॉर्क में काम करने लगी। 7 विधवा मां असालिया ने डागोबर्टो गैलन से शादी की, जो लड़कियों के सौतेले पिता बन गए। वे उन्हें पूरी तरह से अपना पिता मानती है। 14 15 9 अपनी नस्लीय पहचान के संबंध में सल्दाना ने कहा है,
काले होने का कोई एक तरीका नहीं है। मैं जिस तरह से काली होना जानती हूँ, मैं वैसी ही हूँ। 16 परिवार उसके दूसरे वर्ष के बाद न्यूयॉर्क शहर लौट आया। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस के न्यूटाउन हाई स्कूल में पूरी की। 17 डोमिनिकन गणराज्य में रहने के दौरान सल्दाना को नृत्य के प्रति अपने प्यार का पता चला। वह नृत्य के रूपों का अध्ययन करने के लिए एकोस एस्पासियो डी डांजा अकादमी में नामांकित थी। 12, 13, 19, 20 लेकिन बैले को अपना जुनून बताती है। 13, 17 उसने वैनिटी फेयर को बताया कि उसने बैले छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पैर नहीं थे और कोर डे बैले में रहने के लिए बहुत अधिक गर्व और महत्वाकांक्षा थी। 17 1995 में सल्दाना ने ब्रुकलिन में फेसेस थिएटर समूह के साथ प्रदर्शन किया। 21 वह ऐसे नाटकों में दिखाई दीं जो मादक द्रव्यों के सेवन और किशोर सेक्स जैसे मुद्दों की खोज करके किशोरों को प्रोत्साहित करते थे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क यूथ थिएटर के साथ प्रदर्शन किया। उनके नृत्य प्रशिक्षण और अभिनय के अनुभव ने उन्हें अपनी पहली फिल्म भूमिका दिलाने में मदद की, जिसमें उन्होंने सेंटर स्टेज 2000 में बैले छात्रा ईवा रोड्रिग्ज की भूमिका निभाई। 12 19 आजीविका शुरुआत 2007 में हॉलीवुड लाइफ मैगजीन के वार्षिक ब्रेकथ्रू अवार्ड्स में सल्दाना 1999 में लॉ एंड ऑर्डर शीर्षक रिफ्यूज भाग 2 इंच के एक एपिसोड में अपने प्रदर्शन के बाद सल्दाना फेसेस की सदस्य बन गई। 22 सल्दाना की पहली फिल्म भूमिका सेंटर स्टेज 2000 में थी, जिसका निर्देशन निकोलस हाइटन ने किया था, जो न्यूयॉर्क शहर में काल्पनिक अमेरिकी बैले अकादमी में नर्तकियों के बारे में थी। वह ब्रिटनी स्पीयर्स की फिल्म क्रॉसरोड्स 2002 में दिखाई दी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स पर सफल रही। 23-24 सल्दाना ने निक कैनन के साथ कॉमेडी ड्रामा ड्रमलाइन 2002 में अभिनय किया, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली। 25-26 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल 2003 में उन्होंने एना मारिया की भूमिका निभाई, जो विल टर्नर और मिस्टर गिब्स के साथ मिलकर जैक स्पैरो से उसका जहाज चुराने का मौका पाने के लिए समुद्री डाकू बन जाती है। वह द टर्मिनल में डोलोरेस टोरेस के रूप में दिखाई दी, जो एक इमिग्रेशन अधिकारी और स्टार ट्रेक प्रशंसक है, जो स्टार ट्रेक रीबूट 2009 में उनके चित्रण के दौरान सल्दाना की मदद करने वाली भूमिका है। 27 2004 में उन्होंने हेवन और टेम्पटेशन में भूमिकाएं निभाई, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम या कोई सफलता नहीं अर्जित की। 2005 में सल्दाना कॉन्स्टेलेशन, गेस हू विद एश्टन कुचर और डर्टी डीड्स में नजर आईं। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा प्रीमियम 2006 और आफ्टर सेक्स 2007 में अभिनय किया। 28 सल्दाना ने ब्लैकआउट में अभिनय किया, जो 2003 के नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट के दौरान न्यूयॉर्क शहर में सेट एक टेलीविजन फिल्म थी। फिल्म का प्रीमियर 2007 के ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 29 और 2008 में बीईटी पर पहली बार दिखाया गया। 30 सल्दाना ने एक्शन थ्रिलर वेंटेज पॉइंट 2008 में एंजी जोन्स के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी। व्यक्तिगत जीवन सल्दाना 2014 अल्मा अवार्ड्स में गर्भवती होने के बावजूद जून 2010 में सल्दाना ने अपने लंबे समय के प्रेमी कीथ ब्रिटन, एक अभिनेता और माई फैशन डेटाबेस के सीईओ से सगाई की थी। 76 नवंबर 2011 में उसने और ब्रिटन ने घोषणा की कि उन्होंने 11 साल बाद अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया है। 77 सल्दाना दिसंबर 2011 से जनवरी 2013 तक अभिनेता ब्रैडली कूपर के साथ रिश्ते में थी। 78 मार्च 2013 में सल्दाना ने इतालवी कलाकार मार्को पेरेगो को डेट करना शुरू किया और 3 महीने बाद लंदन में शादी कर ली। 79-80 जुलाई 2015 में सल्दाना ने खुलासा किया कि पेरेगो ने शादी के बाद उसका उपनाम अपना लिया। 81-82 इसके बाद जोए जोए सल्दाना पेरेगो बन गई और मार्को पेरेगो सल्दाना बन गया। 83 उनके 3 बेटे हैं। 84-85-86 सल्दाना ने कहा है कि उसके बच्चे बहुभाषी होंगे क्योंकि वह और उसका पति उनके आसपास स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी बोलते हैं। 87 जुलाई 2016 में नेटेपोर्टर के द एडिट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सल्दाना ने खुलासा किया कि उसे अपनी मां और बहनों की तरह हाशिमोटो का थायरॉइडिटिस, एक ऑटोइम्यून बीमारी है।
इस बीमारी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सल्दाना ने कहा कि वह और उनके पति ग्लूटेन और डेयरी मुक्त आहार का पालन करते हैं। 88 सल्दाना एक माइक्रोफाइनेंस संगठन फिनका इंटरनेशनल की समर्थक है। 89 2017 में उन्होंने बीएसई की स्थापना की, जो एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे लातीनी समुदाय के भीतर सकारात्मक कहानियों पर रुचि के साथ मुख्यधारा के मीडिया में विविधता की कमी का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। 90 सितंबर 2020 में सल्दाना ने उस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता आईडी आवश्यकताओं के बारे में शब्द फैलाने में मदद करने के लिए वोटराइडर्स आईडी चेक चैलेंज में भाग लेने के लिए अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति का उपयोग। जोर्डी मोल्ला पेरेल्स, कैटलन उच्चारण, IMUA एक स्पेनिश अभिनेता, कलाकार, लेखक और फिल्म निर्माता है। एक उन्हें द लकी स्टार 1997, सेकंड स्किन 1999 और एल कॉन्सुल डी सोडोमा 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोया पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जोर्डी मोल्ला वाई पेरालेस का जन्म और पालनपोषण बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। उन्होंने इंस्टीट्यूट डेल टेट्रे में प्रशिक्षण लिया और इटली, हंगरी और इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। उनकी मातृभाषाएं कैटलन और स्पेनिश है और वे अंग्रेजी, इतालवी और फ्रेंच में धाराप्रवाह है। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। अभिनय। मोल्ला की ब्रेकआउट भूमिका बिगास लूना की 1992 की कॉमेडी ड्रामा जामोन में थी, जहां उन्होंने पेनेलोप क्रूज के चरित्र के ठुकराए हुए प्रेमी की भूमिका निभाई थी। मोल्ला ने अपने मूल देश में अन्य प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें स्टोरीज फ्रॉम द क्रोनन और ला सेलेस्टिना शामिल है। बाद वाली फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला गोया पुरस्कार नामांकन दिलाया। द लकी स्टार में उनकी बाद की अभिनीत भूमिका ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई, जिससे उन्हें प्रेमियोस ओंडास, सर्वश्रेष्ठ कैटलन अभिनेता के लिए बुटाका पुरस्कार और एक और गोया नामांकन मिला, इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। उसके बाद से उन्हें सेकंड स्किन और एल कॉन्सुल डी सोडोमा के लिए 2 बार और नामांकित किया गया। मोल्ला ने हॉलीवुड में अपनी शुरुआत 2001 की जीवनी पर आधारित अपराध फिल्म ब्लो से की, जिसमें उन्होंने कार्लोस लेहडर पर आधारित एक खलनायक ड्रग तस्कर की भूमिका निभाई थी। मोल्ला ने बाद में माइकल बे की 2003 की एक्शन सीक्वल बैड बॉयज 2 में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस के साथ एक समान किरदार निभाया था। ड्रग लॉर्ड जॉनी तापिया के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनके सहकलाकार गैब्रियल यूनियन ने उन्हें स्पेन का टॉम क्रूज करार दिया था। इसके बाद मोल्ला ने द तुलसे लूपर सूटकेस में अभिनय किया, जो कि अवांटगार्डे निर्देशक पीटर ग्रीनवे द्वारा निर्मित एक महत्वाकांक्षी बहुवर्षीय मल्टीमीडिया परियोजना थी। इसके बाद उन्होंने कई हाई प्रोफाइल फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। रास्ते पर लाने वाला। मोल्ला ने 1994 में लघु फिल्मों का निर्देशन शुरू किया। उनकी पहली फिल्म वाल्टर पेराल्टा ने सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र के लिए गोया नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने 2012 में 88 के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की। कला। मोल्ला एक स्वशिक्षित चित्रकार है। 2002 की गर्मियों में उन्होंने आर्को मैड्रिड एस में कार्मेन डे ला गुएरा गैलरी में कई अन्य कलाकारों के साथ प्रदर्शन किया। लेनी माइकल जेम्स, जन्म 11 अक्टूबर 1965, उद्धरण वाचित, एक ब्रिटिश अभिनेता है। उन्हें AMC सीरीज द वॉकिंग डेड और इसके स्पिन-ऑफ फियर द वॉकिंग डेड में मॉर्गन जोन्स की भूमिका निभाने और लाइन ऑफ ड्यूटी सीरीज 1 में DCI टोनी गेट्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। टेलीविजन में जेम्स की उल्लेखनीय भूमिकाओं में स्काई 1 पर मेडिकल ड्रामा क्रिटिकल में ग्लेन बॉयल की भूमिका शामिल है। अमेरिकी टेलीविजन पर उन्होंने CBS सीरीज जेरिको में रहस्यमय रॉबर्ट हॉकिंस और AMC सीरीज लो विंटर सन में जासूस जो गेरेस की भूमिका निभाई। जेम्स ने स्काई अटलांटिक ड्रामा सीरीज सेव मी बनाई और उसमें अभिनय किया, जिसे 2018 में रिलीज किया गया और आलोचकों की प्रशंसा मिली। सेव मी 2 नामक इसके दूसरे सीजन ने 2021 के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए बाफ्टा टीवी अवार्ड जीता। प्रारंभिक जीवन। जेम्स का जन्म नॉटिंघम में हुआ था। 1-2 वह एफ्रो त्रिनिडाडियन माता-पिता के बेटे थे। वह दक्षिण लंदन में रहते थे और अर्नेस्ट बेविन कॉलेज में स्कूल जाते थे।
3. जब वह 10 साल के थे तब उनकी मां फिलिस मैरी जेम्स की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने और उनके बड़े भाई केस्टर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रिश्तेदार के साथ रहने के बजाय बच्चों के घर में रहना चुना। जेम्स 8 साल तक पालक देखभाल में रहे। 4. जेम्स किशोरावस्था में एक पेशेवर रग्बी खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखते थे और एक नाटक के ऑडिशन के लिए एक लड़की का अनुसरण करने के बाद उन्हें अभिनय से परिचित कराया गया। जेम्स ने गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में भाग लिया, जहां से उन्होंने 1988 में स्नातक किया। 5. वहां रहते हुए उन्होंने एक अन्य छात्र को निष्कासित करने की स्कूल की योजना के खिलाफ एक अभियान चलाने में मदद की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे बहादुरी भरा काम है। जेम्स ने 2015 में कहा, इसमें हेड के सामने ले जाया जाना और लॉर्ड मेयर के लिए एक बड़े कार्यक्रम का बहिष्कार करने की धमकी देना शामिल था, भले ही हेड ने कहा कि इसका मतलब होगा कि वे मुझे बाहर निकाल देंगे। 6. वह एक बार सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में कार्यरत थे। 2. आजीविका। जेम्स 2008 में जेम्स 20 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें लेस मिजरेबल्स 1998, स्नैच 2000, 24 ओवर पार्टी पीपल 2002, सहारा 2005 और आउटलॉ 2007 शामिल है। उन्होंने 2010 की फिल्म टिक में अभिनय किया और एक्शन फिल्म कोलंबियाना 2011 और साइंस फिक्शन फिल्म लॉकआउट 2012 में भी नजर आए। उन्होंने थिएटर से अपना करियर शुरू किया। 1982 में सामाजिक कार्य का अध्ययन करते समय उन्हें कॉकपिट थिएटर में एक कार्यशाला में स्वीकार कर लिया गया। अगले वर्ष उन्होंने अपना नाटक ट्रायल एंड एरर नेशनल यूथ थिएटर टेक्साको प्लेराइटिंग प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया, जिसमें 21 वर्ष से कम आयु के सबसे प्रमुख नाटककार का पुरस्कार जीता। अपने ए-लेवल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने लिरिक थिएटर में एक युवा थिएटर कार्यक्रम शिफ्ट वर्क में प्रदर्शन किया, जबकि ट्रायल एंड एरर को 1984 में फेबर एंड फेबर द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1992 में उन्हें रॉयल नेशनल थिएटर में मुस्तफ़ा मतुरा द्वारा द कूप में उनकी सहायक भूमिका के लिए क्लेरेंस डेरवेंट पुरस्कार मिला। 7-8-9 जेम्स ने 2000 में आत्मकथात्मक टीवी फिल्म स्टॉर्म डैमेज लिखी, जिसे बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। स्टॉर्म डैमेज में एक शिक्षक को दिखाया गया है जो अपने छोड़े हुए पालक घर में वापस जाने और वहां किशोरों की मदद करने की कोशिश करता है, जैसा कि जेम्स ने किया था। 5. उन्होंने द सन्स ऑफ चार्ली पाओरा नामक नाटक भी लिखा, जो 2004 में लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में प्रदर्शित हुआ। 10. टेलीविजन पर जेम्स की शुरुआती प्रस्तुतियों में से एक ए टच ऑफ फ्रॉस्ट 1994 की श्रृंखला 2 एपिसोड 1 में डीसी कार्ल टर्नर के रूप में थी। बाद में जेम्स अल्पकालिक चैनल 4 जेल ड्रामा ब्यूरीड 2003, बीबीसी आतंकवाद ड्रामा द स्टेट विदिन 2006, बीबीसी जासूसी ड्रामा स्पूक्स 2002 से 2011 में दिखाई दिए और उन्होंने सीबीएस पोस्टेपोकैलिक ड्रामा सीरीज जेरिको 2006 में रॉबर्ट हॉकिंस के रूप में अभिनय किया। जेम्स एक चैनल 4 टेलीविजन ड्रामा फॉलआउट 2008 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक किशोर से संबंधित हत्या को सुलझाने वाले एक अन्य जासूस के साथ एक जासूस की भूमिका निभाई। वह लाई टू मी के एक एपिसोड में भी दिखाई दिए। 12. जेम्स 2010 की टीवी सीरीज ह्यूमन टारगेट के एपिसोड में हत्यारे बैप्टिस्ट के रूप में दिखाई दिए। 2012 में उन्हें बीबीसी 2 के लाइन ऑफ ड्यूटी में डीसीआई टोनी गेट्स के रूप में उनकी भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसे जेड मर्कुरियो ने बनाया था। 2010 में उन्होंने एएमसी सीरीज द वॉकिंग डेड के पायलट एपिसोड में मॉर्गन जोन्स के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसका शीर्षक डेज गॉन बाय था। 13-14-2013 में उन्होंने क्लियर शीर्षक वाले द वॉकिंग डेड के तीसरे सीजन के एक एपिसोड में मॉर्गन जोन्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 12 अक्टूबर 2014 को जेम्स ने 5वें सीजन के प्रीमियर के अंत में पोस्ट क्रेडिट दृश्य में शो में अपनी वापसी की और 30 नवंबर 2014 को मिड सीजन फिनाले के अंत में एक दृश्य में फिर से दिखाई दिए। वह 5वें सीजन के फिनाले के लिए लौटे और एपिसोड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शो में अपनी कुछ प्रस्तुतियों के बावजूद जेम्स को मॉर्गन के अपने चित्रण के लिए आलोचकों और प्रशंसकों से महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। 15 अप्रैल 2018 तक
जेम्स फियर द वॉकिंग डेड के चौथे सीजन में मॉर्गन के रूप में नियमित रूप से दिखाई देते हैं। 29 मार्च 2015 को जेम्स के चरित्र को 5वें सीजन के समापन के दौरान दिखाया गया था। टॉकिंग डेड पर शो के बाद अभिनेता की उपस्थिति, जिसमें उन्होंने अमेरिकी लहजे में बात नहीं की, ने ट्विटर पर #मॉर्गन इज ब्रिटिश को ट्रेंड करने का कारण बना दिया। 15 जेम्स मेडिकल ड्रामा क्रिटिकल में ग्लेन बॉयल की भूमिका में है, जो फरवरी 2015 में स्काई 1 पर शुरू हुआ था। उन्होंने इस सीरीज को फिल्माने के लिए लॉस एंजल्स में अपने घर से लगभग 1 साल दूर बिताया। प्रत्येक एपिसोड वास्तविक समय में होता है, जिसमें मेडिकल स्टाफ को 1 घंटे में एक जीवन बचाना होता है। जेम्स ने इस भूमिका की तैयारी के लिए लंदन के एक अस्पताल में डॉक्टरों के साथ 1 सप्ताह बिताया। 5 जेम्स ने कहा कि उनका पसंदीदा टेलीविजन शो 1980 के दशक का पुलिस ड्रामा हिल स्ट्रीट ब्लूज है। उन्होंने डेली एक्सप्रेस से कहा, यह वही है जिसने हर दूसरे शो को जन्म दिया। यह टेलीविजन शो का मुहम्मद अली या पेले है। 6 जेम्स ने डेस्टिनी और डेस्टिनी 2 के चरित्र लॉर्ड शेक्स को भी चित्रित किया है, जो इनगेम पीवीपी प्लेयर बनाम प्लेयर द क्रूसिबल का होस्ट है, जिसमें वह मैचों पर आवाज देता है और आइटम और इनाम खरीदने के लिए इनगेम विक्रेता भी है। गेमस्पोर्ट के साथ एक साक्षात्कार में लेनी ने कहा कि खेल में उनकी पसंदीदा पंक्ति वास्तव में शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से सीधे एक पंक्ति थी। प्रश्न में पंक्ति खेल में है, लेकिन नरम। उस खिड़की से कौन सी रोशनी टूटती है? यह पूर्व है और मैं क्रूसिबल हूँ। 16 व्यक्तिगत जीवन। जेम्स अपनी पत्नी गिजेल ग्लासमैन के साथ लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका में रहते हैं। 17 उनके 3 बच्चे हैं। 6 वह अपने परिवार के लिए मुख्य रसोइया है और उसने कैरिबियाई व्यंजनों के लिए अपना शौक जताया है। वह टोटेनहम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब और वेलेसिया क्लब डी फुटबॉल, स्पेन से, का प्रशंसक है। 18 जेम्स उन मशहूर हस्तियों में से है जिन्होंने द बिग इश्यू पत्रिका के लिए अपने छोटे से स्व को खुला पत्र लिखा है। मार्च 2015 में लिखे अपने पत्र में उन्होंने छोटी उम्र में अपनी मां को खोने के दर्द के बारे में लिखा था। इसने मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। हम तीनों ही थे, मेरा भाई, मेरी मां और मैं। जब यह भयानक घटना घटी तो सब कुछ बदल गया। इसका मुझ पर गहरा, मौलिक प्रभाव पड़ा। एक निराशा यह है कि मैं अपनी मां को कभी एक वयस्क के रूप में नहीं जान पाया, उन्होंने लिखा। 19 जेम्स अश्वेत यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए एक सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं और कहते हैं कि वे लोगों द्वारा प्रसिद्धि और सेलिब्रिटी को दिए जाने वाले महत्व को अस्वीकार करते हैं। हमारे समुदाय के लड़कों और पुरुषों को उस व्यक्ति के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है जो हर सुबह उठता है और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए उस नौकरी पर जाता है जिसे वह जरूरी नहीं समझता। वे नायक हैं जिनका मेरे समुदाय को जश्न मनाने की जरूरत है, उन्होंने कहा। 5 तो दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइजी है और टोटल मूवी का जो बजट था वो 40 मिलियन का था और मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया वो 63.4 मिलियन का था, जो कि बहुत ही बढ़िया कलेक्शन रहा और लोगों को इसे बड़ा पसंद किया गया। ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिली थी 27 जुलाई 2011 को वेनिस में और 9 सितंबर 2011 को यूनाइटेड स्टेट में इसे लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कास्टिंग आगे बढ़ाई जा रही है मूवी की कलेक्शन के हिसाब से और ये एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी रहने वाली है क्योंकि पार्ट 2 की कास्टिंग भी बहुत बढ़िया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।